नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में देखते हैं कि आज के ट्यूटोरियल में हमने कौन सा टॉपिक लिया है। तो आज का जो आर्टिकल है वो है टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। राइटर का नाम है मुकुल सांगवाल। इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो चलिए देखते हैं ये आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम फॉर एन एशियन सेंचुरीज, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। राइटर ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो ये समय है वो एशिया का समय है। ये बात हम काफ़ी दिन से सुनते भी आ रहे हैं, या जब 20वीं सदी थी तभी भी हम सुन रहे थे कि जो 21वीं सदी होगी वो भारत की सदी होगी। हर जगह, हर बार, हर मंचों से ये बात कम से कम एक दो बार ज़रूर बोली जाती है। कितनी बार हमारे देश की गवर्नमेंट ये बात बोल चुकी है कि ये सदी हमारी सदी है, ये 21वीं सदी हमारी सदी है, इसमें हम लोग हैं, बस इसमें बस एशिया ही एशिया होगा। तो इसको कुछ हद तक ये सही मानते हैं और उसे ही अपनी बातों को उस फेवर में रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ सचमुच ये सदी एशिया की है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे हमें दूर करना होगा ताकि हम पूरी तरह से इस सदी को हम एशिया की सदी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं, किस एंगल से वो बोलना चाह रहे हैं कि 21वीं सदी हमारी सदी है। तो सबसे पहले वो शुरू कर रहे हैं इस बात से लेके कि इंडिया के लिए जो उसकी पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत की, उसे सिक्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है इसे पूरी तरह से सिक्योर कर ले। आज की वर्ल्ड आज का जो विश्व है उसमें उसे सिक्योर करके रखे। ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है। अगर ऐसा इंडिया कर पाता है तो जो एशिया की सेंचुरी है वो पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगी। इसमें आगे बोल रहे हैं कि जो आज का जो परमानेंट वर्ड है इसमें जो रिसिप बना है, कुछ हद तक ये रिसिप की वकालत करते हुए दिख रहे हैं राइटर बोल रहे हैं कि रिसिप जो बना है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और इसे जो यूरोपियन कंट्री है वो कुछ हद तक इसे डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि रिसिप सक्सेस ना हो, क्योंकि अगर रिसिप सक्सेस हो गया तो जो हम एशिया की सदी बोल रहे हैं वो पूरी तरह से सफल हो जाएगी। तो रिसेप को इस वजह से सपोर्ट करा और बोल रहे हैं कि रिसेप अपने आप में बहुत ही अच्छी एक पार्टनरशिप बन के उभरी है। जो रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये इसका जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक पड़ेगा। यहाँ तक कि हालत ऐसी है कि इस वजह से अभी जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो एशियन रूल को फॉलो करती हुई दिख रही हैं, उसे एडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं और उनको पता है कि जो वेस्टर्न का जो कॉलोनियल रूल था, जो कॉलोनियल फेज़ था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब उनका कॉलोनियल फेज़ नहीं चलेगा, अभी एशिया का टाइम है, तो एशिया के हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। इसके साथ ही उन्होंने एक क्वेश्चन भी डाल दिया है कि क्या ये जो वर्ड है जो आज की डेट में क्या कहीं ऐसा है कि ये जो वर्ड पूरी तरह से एशिया की तरफ या एशियन सिविलाइजेशन की तरफ वापस आ रहा है? क्या इसमें यूएस अपने आप को एक ट्रायंगुलर की शेप में एडजस्ट करता हुआ दिख रहा है? ये उन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया। या दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूएस की नियम आधारित आदेश शांति और समृद्धि को बनाए रखने के साथ एशिया दिग्गज अपूर्णीय प्रतिद्वंदी होंगे? यानी वो बोल रहे हैं कि क्या एशिया की ये जो जियांट है, जो बड़े बड़े एशिया में उभर के आ रहे हैं, क्या ये यूएसए के लिए एक कंपटीटर के तौर पे उभर रहे हैं? क्या ऐसा है? तो इन दोनों क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आत्मनिर्भर भारत को ये पूरी तरह से सिक्योर कर ले और इस वजह से इसमें जो डिजिटल ऑर्डर है या जो नेविगेटिंग यूएस चाइना टेक्नोलॉजी का ऑर्डर है या जो सप्लाई चेन का क्लैश हो रहा है, इसके बीच में फंस के न रह जाए आत्मनिर्भर भारत को इन सारी चीज़ों से बचा के रखना होगा और इसे पूरी तरह से सिक्योर करके इंडिया के रखना होगा। ये इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अगर इंडिया आत्मनिर्भर भारत को सिक्योर कर लिया तो ये जो सुपर पावर जितने भी बन रहे हैं एशिया में, उसमें इससे एक इंडिया भी होगा। तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस एशिया की सदी में। तो इस वजह से इंडिया को अपनी जो पॉलिसी है, जो इंटरनल पॉलिसी है, उस पर बहुत ही ढंग से काम करना होगा और उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना होगा। अब एशियाई नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो एशिया वर्ल्ड ऑर्डर होगा, यानी एशिया लेड वर्ल्ड ऑर्डर होगा। एशियन तो हमारी जो सदी है जिसको हम एशिया की सदी बोल रहे हैं, तो पूरा विश्व उस हिसाब से देखेगा चीज़ों को। अब एशिया के हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी, इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो मेगा डील हुआ है आसियान कंट्रियों के बीच में, इसमें एक आसियान के बीच में ये डील हुआ है, ये चाइना से डील नहीं हुआ है। तो अभी अगर रिसेप हुआ है तो रिसेप का मतलब है चाइना का पार्टनरशिप नहीं है, ये पूरी आसियान कंट्री का पार्टनरशिप है। तो इसे कुछ हद तक चाइना की पॉलिसीज़ को या चाइना को प्रोटेक्ट करते हुए राइटर दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अगर एशिया का सदी बताना है इस पूरे एशिया को, तो आप चाइना को नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते। चाइना के बिना एशिया अधूरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
केवल चाइना से ही एशिया कंप्लीट हो रहा है। उसमें इंडिया भी है जिसे चाइना हमेशा नेगलेक्ट करता है। चाइना को अगर आप बोलो कि तुम और इंडिया दो लोग यहाँ पे एक सुपर पावर की तरह उभर रहे हैं तो चाइना को बुरा लगता है। चाइना बोलता है मेरी तुलना आप इंडिया से क्यों करते हो, जबकि मैं इंडिया से बहुत ऊपर हूँ। मेरी तुलना आप यूएसए से कर सकते हो क्योंकि हमारी इकोनॉमी उसके हिसाब से ऊपर बढ़ रही है। हम बहुत जल्दी यूएसए को पीछे छोड़ने वाले हैं। तो अपनी तुलना यूएसए से करने की कोशिश करता है और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है इंडिया से जब उसकी तुलना की जाती है। तो वो बहुत ही अपने आप को छोटा महसूस करता है। तो इस वजह से वो इंडिया को निगलेक्ट भी करता है और इंडिया से चिढ़ता भी है, जो कि गलत है। अगर वो ऐसा करता रहेगा तो ये सदी एशिया की कभी नहीं बन पाएगी क्योंकि एशिया में फूट पड़ जाएगी। तो कुछ हद तक चाइना को इस बात को लेकर सतर्क रहना होगा। तो चलिए आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल में राइटर बोल रहे हैं कि ये जो मेगा ट्रेड डील हुआ है आसियान के बीच में, जो आसियान का हुआ है, ये चाइना का डील नहीं है, ये आसियान का डील है। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूडेड है। ये जापान और ऑस्ट्रेलिया वही हैं जो यूएस की मिलिट्री अलायंस का हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान यूएस की मिलिट्री अलायंस का हिस्सा होते हुए भी आसियान की जो डील है रिसेप हुआ उसमें वो पार्टनरशिप है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो उन्होंने ये जो चीज़ें हैं उन्होंने एशियन सेंचुरी को ऑप्ट किया है, न कि यूएसए को। उन्होंने बोला कि दे डू नॉट सी चाइना एज ए थ्रेट द वे ऑफ द यूएस डज। वो लोग चाइना को एक थ्रेट की तरह कभी नहीं देखते। उन्हें नहीं लगता कि चाइना उनके लिए थ्रेट है। हाँ, यूएस देखता है, यूएस को लगता है कि चाइना उनके लिए एक थ्रेट है। यूएस हमेशा इस बात को लेके उसके कान खड़े हो जाते हैं जब वो चाइना को प्रोग्रेस करते हुए दिखता है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि चाइना उसे रिप्लेस करने वाला है। चाइना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो कि आज कुछ दिनों पहले तक उसे रसिया लगता था जब वो सोवियत संघ हुआ करता था। अभी उसे चाइना लगता है, चाइना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन कुछ हद तक अब जब चीज़ें चेंज हुई और वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई है, बाइडेन साहब ने आते ही बोल दिया कि हमें चाइना से नहीं, हमें रसिया से खतरा है। तो अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई। अब आगे चल के चीज़ें थोड़ी बदलेगी, लेकिन जब बदलेगी तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जब तक ट्रम्प गवर्नमेंट है तब तक यूएसए को सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से ही है। तो राइटर ही बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से यूएस से जलता है चाइना से, उस हिसाब से एशियन कंट्री नहीं जलती है। उनको नहीं लगता कि चाइना उनके लिए एक थ्रेट है, इसलिए तो वो चाइना के साथ बहुत सारे पार्टनरशिप करते हैं। यहाँ तक कि जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है चाइना के साथ। अभी जो रिसेप हुआ है इसमें ये दोनों मेंबर भी हैं। तो इन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, इन्होंने आसियान कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है और आसियान कंट्री एशिया में है। तो इस वजह से एशिया की सदी मानी जाएगी इसे आगे चल के। अच्छा, आसियान सेंट्रली जो है ये वेस्टर्न कंट्री के जो करेंट फ्रेमवर्क है उस एजेंडे को ये रिजेक्ट करते हैं। जो आसियान की सेंट्रलिटी है, यानी आसियान जो इसमें केंद्र बिंदु बना हुआ है, ये जो वेस्टर्न कंट्री का एजेंडा था उस पूरे फ्रेमवर्क को ये रिजेक्ट करते रहे। ये उसे मानने को तैयार नहीं है। अभी रिसेप के प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव जो है वो अलाउ करते हैं हर एक कंट्री को कि वो चूज कर सकती है अपने स्कोप को, अपने प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरीज को। जब वो बायलैटरल ट्रेड करती हैं उसमें किस तरह के वो उनका शेड्यूल होगा टेरिफ का, उसे वो चूज कर सकती है। और जो उनके जो बहुत ही जो खतरनाक मुद्दे हैं, जो उनको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं, जो उनके इस व्यापार को रोकते हैं, उनमें बाधा पहुंचाते हैं, इस तरह के मुद्दों को उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है। उसमें क्या है, लेबर का मुद्दा है, इन्वायरमेंट का मुद्दा है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बाहर रखा है। तो रिसेप अपने आप में एक कमाल का एग्रीमेंट है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे डिसाइड किया है कि आप किस चीज़ों को इसमें चूज़ कर सकते हो और जो चीज़ें आपको रोक रही हैं उन्हें आप साइड में रख दो। यानी उनका मेन मोटो है रिसेप को सक्सेस बनाना, तभी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज जो इशूज़ है उसको उसमें जोड़ देते हैं और उस तरह से रिसेप फेल हो जाता है। तो रिसेप को सक्सेस करना हर हाल में ये जो आसियान कंट्री है इनका मोटो है। अब आगे देखिए क्या हुआ। द न्यू फ्रेम गोज बियॉन्ड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो नए फ्रेम बन रहे हैं ये गुड्स और सर्विस के ट्रांसफर से बहुत ऊपर है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो फ्रेम बना है सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के लिए ही बना है। ये सब उससे बहुत ऊपर की बात हो गई है। ये फोकस कर रहा है कि एकीकरण पे और जो सप्लाई चेन है उसकी प्रॉस्पेरिटी पे फोकस कर रहा है। ये चाह रहा है कि जो सप्लाई चेन बन रही है उससे लोगों में समृद्धि आए, लोगों का विकास हो, लोगों के पास पैसे आए, लोग डेवलप करें। जो एशिया अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है, इसे डेवलप कंट्री बनाया जाए, जो कि यूरोप ऑलरेडी पहले से बन चुका है और यूरोप कभी नहीं चाहता कि एशिया एक डेवलप कंट्री बने। तो एशियन कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना ये रिसेप का एक मोटो है। वो सारी चीज़ों से ऊपर उठ के ये फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। अब इसका जो असेसमेंट है आप किसी कैलकुलेशन में नहीं बैठा सकते, इसके लिए एक डिफरेंट कैलकुलेशन की ज़रूरत है। इसके लिए सारी चीज़ों से ऊपर उठ के आपको देखना होगा, तब आप देख पाओगे कि एशिया की सदी आ रही है। जो रिसेप के न्यू रूल्स बने हैं इकोनॉमिक कॉमर्स के फील्ड क्षेत्र में, उससे क्या होगा कि अगर उनका ट्रेड कभी गुड्स के फील्ड में अगर डिक्लाइन भी हो रहा है तो इसकी भरपाई करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो है ये जो इसका रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, ये उसके ट्रेड की भरपाई करेगा आगे चल के। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। आत्मनिर्भर भारत बनने से क्या हुआ, इंडिया को एक लिवरेज मिलता है। उसके स्वदेशी टेक्नोलॉजी की जो स्ट्रेंथ है उसमें एक लिवरेज मिलता है। डाटा जो पॉलिसी हमारी है, डाटा स्टोरेज का जो इशू था उसमें उसको लिवरेज मिलता है। पॉपुलेशन में लिवरेज मिलता है। हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है, हम बहुत सारी चीज़ों को हमें किसी को बेचने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने यहाँ पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम खुद मैन्युफैक्चर करके खुद कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमारे पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो इसका हमें एक लिवरेज मिलता है। वो आत्मनिर्भर भारत में ये सारी चीज़ें आसानी से एडजस्ट हो सकती हैं।
तो आत्मनिर्भर भारत जो पॉलिसी को लेके हम चल रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आत्मनिर्भर भारत अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो ये हमारा पॉलिसी फेलियर हो सकता है। तो इसे हमें हर हाल में सक्सेस करना है। तो राइटर ने पहली लाइन में ये बोला था कि हमें ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हम इसे सिक्योर करके रखें। बोथ और चाइना और इंडिया, इनका क्या है कि इन्होंने जो वेस्टर्न की मोनोपोली थी, जो उनका एक छत्र अधिकार था, उसको इन्होंने तोड़ा है बहुत सारे फील्ड में, जैसे वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में, एआई की फील्ड में, या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में। इन सारी फील्डों में इंडिया और चाइना ने वेस्टर्न की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया है। अब वो ही नहीं बोल सकती कि इसे सिर्फ वेस्टर्न कंट्री बना सकती है। टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, इस फील्ड में महारत हासिल की है ये सीन कंट्री ने। चाइना और इंडिया का कोई जवाब नहीं है आज की डेट में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आगे चल के बहुत डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में। तो इसमें हमारा कोई तोड़ नहीं है यूरोपीय कंट्री के पास में। तो उनकी जो मोनोपोली थी उसको हमने ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से। इंडिया ने यहाँ तक कि यूएस में भी इस तरह के क्वेश्चन उठाए थे कि जो डोमिनेशन है वेस्टर्न कंट्री की, इसको ख़त्म की जाए, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और उसको बहुपक्षीय बनाने की ज़रूरत है। अब ये नहीं बोल सकते कि वेस्टर्न कंट्री ही पूरी तरह से डोमिनेट करेगी पूरे वर्ल्ड पे, ऐसा नहीं है। अभी इस डोमिनेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसमें सुधार की गुंजाइश, इस तरह के क्वेश्चन इंडिया ऑलरेडी यूएन में उठा चुका है काफ़ी बार। अब आगे चल के क्या हो रहा है, जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो जो वेस्ट का जो पश्चिमी कंट्री है उनके अंदर एक ऐसी नैरो माइंडेड थिंकिंग बैठी हुई है, एक अजीब सा डर बैठ गया है। उनको डर लगता है कि अगर वो पावर शेयरिंग करेंगे तो जो उनकी प्राइमेसी है, उनका जो क्या बोल सकते हैं, उनकी जो सुपीरियरिटी है, और वो जो ग्लोबल अफेयर्स में जो पूरे विश्व में जो उनकी सुपीरियरिटी है या उनका जो दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो अपनी पावर को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। तो इस बात से डरे हुए हैं। वेस्टर्न की कंट्री इस बात से बहुत बुरी तरह से डरती रहती हैं कि उनकी प्राइमेसी ख़त्म ना हो जाए, उनकी जो सुप्रीमेसी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। और सिर्फ वेस्टर्न कंट्री ही नहीं डरी हुई है, इसमें यूएसए सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। यूएसए को सबसे ज़्यादा डर है कि उसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, उसकी जो इंपॉर्टेंस पूरी विश्व में है। रसिया के टूटने के बाद जैसे यूएसएसआर से टूट के रसिया बना तो सिर्फ यूएसए ही चारों तरफ रह गया। आज के डेट में केवल एक ही बॉस था, यूएसए था। अब यूएसए को डर लग रहा है कि चाइना जिस तरह से डेवलप कर रहा है, इंडिया जिस तरह से अलग से डेवलप हो रहा है, तो हमारी जो इंपॉर्टेंस है तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पहले एक ही कंट्री था यूएसएसआर जिससे उसको इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना, अभी तो बहुत सारी कंट्री, यानी क्या बोल सकते मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया आज की डेट में। तो इसमें यूएसए को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। वो डरा हुआ है कि आगे हमारा क्या होगा, हमारी इंपॉर्टेंस पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। तो इन सब वजह से यूएसए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, चाइना को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। अभी क्या हुआ, चाइना ने क्या किया कि एक इस तरह की कैपेसिटी डेवलप की इंटरनली कि उसने जो टेक्नोलॉजिकल गैप था उस ब्रिज को भर दिया। पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल गैप के ब्रिज को उसने भरा है। इसमें अब यूएसए को अलग से प्रॉब्लम होने लगी। उसने क्या किया कि बहुत सारे बैन लगा दिए चाइना के सेमीकंडक्टर चिप पे। बोला कि नहीं, तुम्हारे सेमीकंडक्टर चिप के एक्सपोर्ट पे मैं बैन लगा देता हूँ, तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या हुआ कि और उसे फोर्स किया कि तुम जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसे तुम बेचो, उसका एक्सपोर्ट करो। मतलब यूएसए देखना चाह रहा था कि उसने कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, अपनी टेक्नोलॉजी को छुपा के क्यों रख रहा है। तो उसे वो पता करना चाहता था उसकी टेक्नोलॉजी, यानी उसको इसकी जो टेक्नोलॉजी है उससे भी डर लग रहा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं हमसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे नहीं निकल जाए। तो चाइना से इतना हद तक डरा हुआ है यूएसए। चाइना ने इस रिस्पॉन्स में क्या किया कि ड्यूल सर्कुलेशन की स्ट्रेटजी फॉलो की। इसमें अपने आप को एक तो सेल्फ रिलायंस बनाया, यानी आत्मनिर्भर बनाया पूरी तरह से चाइना, और दूसरी तरह से मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी यूएसए से आगे निकल गया। उसने उस फील्ड में भी बहुत महारत हासिल कर ली। हर तरह के इक्विपमेंट उसके पास आज के डेट में है जो यूएसए अभी तक बना रहा है या बना चुका है। उससे बेहतर कंडीशन में आज के डेट में चाइनीज़ इक्विपमेंट बन चुके हैं और वो काफ़ी सस्ते हैं, जिसको विश्व में लोग खरीद रहे हैं क्योंकि कम पैसे में मिल रहे हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से यूएसए और डरा हुआ है। यूएसए को लगता है कि चाइना हमसे बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है और बहुत जल्दी वो हमें बीट करने वाला है, और चाइना इस क्षेत्र में ऑलरेडी आगे निकल चुका है। अब ग्लोबल गवर्नेंस का जो रोल था यूएसए का वो ऑलरेडी घट चुका है इस वजह से, क्योंकि अब वो अकेला पावर नहीं है, उसके साथ साथ बहुत से और भी मल्टी पोलर डायरेक्शन में पावर्स उभर के आ रहे हैं। तो उसका जो रोल है ग्लोबल गवर्नेंस का, जो पोलिसिंग का रोल किया करता था पूरे विश्व में, वो ऑलरेडी धीरे धीरे घट रहा है। अब उसके अलावा बहुत सारी कंट्री है जिसकी बातें बाकी विश्व सुन रहा है, तो पुलिसिंग का काम ठीक से अब नहीं कर पा रहा है। तो उसे इस बात की भी टेंशन है कि हमारा ये जो रोल है वो पूरी तरह से घट गया। इसके लिए उसने एक कांग्रेस ने रिसर्च सर्विस रिपोर्ट तैयार की जो 30 अक्टूबर को निकली थी। उसमें उसने 4 एलिमेंट को डिसाइड किया था, 4 की एलिमेंट थे जिसकी वजह से ये जो रोल था ग्लोबल गवर्नेंस का जो रिड्यूस हो गया, इसको इंक्रीज़ कर सकता है। उसमें क्या था, ग्लोबल लीडरशिप, जो 4 एलिमेंट थे उसमें एक था ग्लोबल लीडरशिप, दूसरा था डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, तीसरा डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, चौथा था प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ रीजनल हेजिमोन्स इन यूरेशिया। ये 4 ऐसे की एलिमेंट थे जिसको पकड़ के वो फिर से ग्लोबल गवर्नेंस का जो रूल था जो रिड्यूस हो गया था उसको इंक्रीज़ कर सकता है। इसको इसने अपनी रिसर्च में इस तरह की रिपोर्ट बनाई है। यानी अब सोचो कि उसकी डर कितनी बढ़ चुकी है। अभी क्या कर रहा है यूएसए दूसरों के साथ मिल के पावर शेयरिंग कर रहा है।
आज की डेट में दूसरों के ऊपर पावर नहीं चला रहे हैं। पहले क्या करता था, वैसे किसी के ऊपर भी अपना हुक्म चलाता था, जो चाहता था वो ऑर्डर दे देता था, जिसको चाहता था उसको बैन कर देता था। अभी ऐसा नहीं कर रहा है, अभी मिल के पावर को शेयरिंग कर रहा है, क्योंकि उसे पता है वो अकेले झेल नहीं पाएगा किसी चीज़ को। क्वाड उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर वो अकेले चाइना को काउंटर कर पाता इस एशिया पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में, तो उसको क्वाड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो क्वाड क्यों बनाता, लेकिन उसने क्वाड बनाया। क्वाड इसलिए बनाया क्योंकि उसे पता है वो अकेले चाइना को नहीं संभाल पाएगा, तो उसे क्वाड की ज़रूरत पड़ी। अभी डिस्पाइट इट्स मिलिट्री पावर टू एशिया, यहाँ तक कि एशिया में ऑलरेडी उसकी मिलिट्री पावर है। फिलीपींस में उसके मिलिट्री बेस हैं, जापान में उसके मिलिट्री बेस हैं। उसके बाद भी उसने क्वाड बनाया और इंडिया को उसमें इन्वॉल्व किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था चाइना को अगर काउंटर बैलेंस करना है तो उसे इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चाइना का ट्रेड है वो लैंड बेस्ड जो ट्रेड है उसे काउंटर करने के लिए उसे किसी एक कंट्री की ज़रूरत थी जो एशिया की कंट्री हो, और उसमें उसने इंडिया को चुना, क्योंकि इंडिया ही है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। अब इंडिया जो दूसरे क्वाड देश हैं उसकी उसी तरह इंडिया भी चाइना को कभी भी अपना टारगेट नहीं मानता है। वो कभी डिसाइड इंडिया ही नहीं करता कि चाइना ही मेरा टारगेट है, उसके दिमाग में ऐसा कभी कुछ नहीं आता। और न ही वो कभी रसिया के साथ ऐसा कुछ सोचता है। यहाँ तक कि रसिया के साथ हमारी डीप सिक्योरिटी टाइज है, हमने बहुत सारे टाई कर रखे हैं रसिया के साथ, बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट ले रखे हैं, बहुत सारे हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर चुके हैं रसिया के साथ। तो हम रसिया के साथ बहुत ही डीप टाई में बधे हुए हैं, जबकि हम क्वाड के मेंबर भी हैं। तो हम लोग कभी भी चाइना को थ्रेट की तरह नहीं देखते। चाइना हमारा पड़ोसी है, बस हम उसी एंगल से देखते हैं। हाँ, कुछ हमारे इशूज़ हैं, चाइना की कुछ प्रॉब्लम है, उस वजह से हमारे इशूज़ हैं कुछ, लेकिन चाइना सिर्फ हमारे लिए थ्रेट नहीं है। उसके अलावा भी चाइना हमारा पड़ोसी है और एशिया का एक बहुत बड़ा देश है, हम मानते हैं। अब आसियान का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वजह से साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है कि यूएसए की जो सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी है, एक तो उसने जो साउथ चाइना सी में अपनी सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने की कोशिश की है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। वो पूरी तरह से डगमगा गई है। वो क्यों डगमगा गई है? क्योंकि उसमें चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो रिसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रिसेप्ट ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, हम एशिया को आज हम जो डेवलप होने की बात कर रहे हैं या मान रहे हैं कि एशिया की सदी है, उसमें कुछ हद तक हम रिसेप्ट को इंक्लूड करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसेप्ट की वजह से एशिया आने वाले दिनों में एक जियांट की तरह उभरने वाला है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो रेड में है रिसेप्ट के सर्कल में, ये सारी वो कंट्रीज हैं जो रिसेप्ट का एक पार्ट है। ये टोटल 16 कंट्री हैं, इंडिया इसमें से निकल गया था एग्रीमेंट से, तो टोटल 15 कंट्री बची हैं। उसी तरह से TPP एक एग्रीमेंट है। TPP एग्रीमेंट में टोटल 12 कंट्री है, 12 कंट्री TPP का पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी कंट्री हैं जो कॉमन है, जो रिसेप और TPP दोनों में है। ये टोटल कितनी कंट्री है? ये टोटल 7 है। देखिए, इसमें जापान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, ब्रुनेई है। ये वो कंट्री हैं जो इन दोनों पार्टनरशिप का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। अगर ये कंट्री TPP की तरफ टिल्ट हो जा रही हैं तो रिसेप कमज़ोर पड़ जाएगा, अगर ये रिसेप की तरफ टिल्ट हो रही है तो TPP कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आने वाले दिनों में इनमें से कौन सा एग्रीमेंट सक्सेस होगा वो डिपेंड करेगा कि ये कंट्री किस तरफ जा रही है। और अगर इंडिया रिसेप का पार्ट नहीं बना तो रिसेप पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा और रिसेप सिर्फ एक हाथ में रह जाएगा, वो चाइना होगा। और जब चाइना के हाथ में रिसेप चल जाएगा तो ये सारी कंट्री जो TPP का पार्ट है वो TPP की तरफ टिल्ट कर जाएंगी और रिसेप का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो एशिया की सदी हम बोलते हैं, बस बोलते ही रह जाएंगे, एशिया की सदी कभी नहीं बन पाएगी। तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें रिसेप को स्ट्रांग बनाना है, न कि TPP को। आत्मनिर्भर भारत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए है, बहुत बड़ी पॉलिसी है हमारी, इस पर हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं और अगर ये सक्सेस हो गई तो फिर जो एशिया की सदी हम बोल रहे हैं ये धरातल पे आ जाएगी। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कंट्री अगर ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो दूसरों के बल पे नहीं बन सकता। ग्लोबल पावर अगर आपको बनना है तो आपको अपने बल पे बनना होगा। इंडिया को ये जो स्ट्रेटजी है, इस पॉलिसी को समझना होगा और इसको अपने माइंडसेट में बैठाना होगा कि अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है तो अपने बल पे बनना है, न कि दूसरे के बल पे बनना है। अब आगे क्या हुआ कि ये जो सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट इग्नोर्स द सिक्योरिटी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन दैट मेड द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इंडिया एमंग द लेस्ट डेवलप्ड व्हेन दे कंपेयर इट टू द चाइना। अब जो स्ट्रेटजिक एनालिस्ट है वो क्या करते हैं कि इंडिया को चाइना से कंपेयर करके बोलते हैं इंडिया कम डेवलप कंट्री है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस है इसकी वजह से करते हैं। वो इन दोनों में एक फूट डालने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि इन दोनों में फूट रहे और ये दोनों आपस में लड़ती रहे। अगर वो ऐसा करने में सक्सेस हो गए तो यूरोप का जो दबदबा है पूरे विश्व में वो बना रहेगा। मिलिट्री स्ट्रेटजी के अगर एंगल से भी देखा जाए तो जो वेस्टर्न का जो पॉलिसी है उस पॉलिसी बहुत हद तक सफल नहीं हुई है। अगर वो बहुत हद तक सफल होती तो जो उसकी 4th इन्फेंट्री डिवीज़न था वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो जाता। आज की डेट में वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब वी हैव ड्रॉन द रॉन्ग लेसन ऑन बोथ द इंटेंशन एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ चाइना।
राइटर बोल रहे हैं कि हमने एक गलत छवि बना ली है अपने माइंड में चाइना के इंटेंशंस को और उसकी कैपेबिलिटीज़ को लेके। हमने एक गलत छवि बना ली है। हमने कहीं कुछ हद तक मान लिया कि चाइना के इंटेंशन सही नहीं है, चाइना हमेशा गलत सोचता है और चाइना सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकियों का नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की सोच हमने डेवलप कर ली है और कुछ हद तक हम चाइना की कैपेबिलिटीज़ को भी कम करके हाँकने लगे हैं। ये दो तरह की चीज़ें हमने अपने माइंड में बैठा ली है। और अभी देखिए क्या हो रहा है आगे चल के कि हमने एक राफेल परचेज किया फ्रांस से। राफेल परचेज करने के बाद हमें पता चला एक तो इतना कॉस्टली इक्विपमेंट, इतना कॉस्टली फाइटर जेट हमने परचेज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें टेक्नोलॉजी भी नहीं मिली। तब इंडिया ने ये सीखा कि अगर आप कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करते हो तो ये मत सोचो कि आपको उसके साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ इन्वेस्ट करोगे, आपको कैपिटल इक्विपमेंट मिलेगा और आपको हमेशा उस देश पर निर्भर रहना पड़ेगा उसके स्पेयर पार्ट के लिए या उसके रिपेयर के लिए। अगर उसका जब भी मेंटेनेंस करवाना है या जब भी उसका स्पेयर पार्ट लेना है तो आपको उसी देश के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह की निर्भरता आपकी हमेशा उसके ऊपर बनी रहेगी। तो इस वजह से आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है कि हम राफेल हम क्यों नहीं तेजस जैसे इक्विपमेंट, तेजस जैसे विमान डेवलप कर रहे हैं जो हमारे देश में बना हो, जो हमारे इक्विपमेंट से बना हो। तो उसमें हमारी अपनी सुपीरियरिटी रहेगी, हमारे लोग उसमें एक्सपर्ट रहेंगे, तो हमें किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो मिलिट्री थ्रेट है वो हमें एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर डिफेंस का काम दे रहा है। मिलिट्री थ्रेट की वजह से हमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करना होगा डिफेंस के क्षेत्र में, जिसमें क्या होगा, हमें एक ऑफेंसिव रोल प्ले करना होगा साइबर के क्षेत्र में, मिसाइल के क्षेत्र में, स्पेशल फोर्सेस के क्षेत्र में, जो इंडिजिनस कैपेसिटी को डेवलप कर सके, जिसमें इफेक्टिव लिंकिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ हो। इस फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल प्रियोरिटी क्या होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इसमें ओवरऑल प्रियोरिटी क्या क्या हो सकती है जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी, ये हमें बढ़ानी होगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सेल्फ रिलायंस होना होगा सेमीकंडक्टर के फील्ड में। इलेक्ट्रिक बैटरीज और सोलर पैनल हमें डेवलप करना होगा जिससे हम अपनी सौर ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकें। स्किल डेवलपमेंट करना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट। इसकी पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत पहले लॉन्च कर दी स्किल डेवलपमेंट की। अगर हम स्किल को डेवलप कर पाते हैं तो हमारे जो लोग होंगे वो बहुत ही वेल स्किल्ड होंगे, जिनको हर देश में जिनकी डिमांड है वो सिर्फ अपने देश की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते वो, बल्कि विश्व की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हमें डेवलप होना होगा। अब आगे चाइना के बारे में बोलें कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो एक उसने पूरे विश्व में अपना एक बेल्ट एंड रोड बनाने की कोशिश की है ताकि वो अपने व्यापार को पूरे यूरोप तक पहुंचा सके। इसकी वजह से जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है वो उसके फेवर में है, उससे उसको फ़ायदा मिलता है। चाइना को इससे फ़ायदा मिलता है कि उसकी जो फ्रेंडली कंट्री है जहाँ से उसने रोड बनाए हैं वो सब उससे उसके क्लोज है और उसके फेवर में रहती हैं। इससे चाइना एक बहुत हद तक एक अच्छी ताकत के रूप में उभर के आ रहा है, उससे फ़ायदा मिल रहा है। इससे भी यूएसए की चिड़ हो रही है चाइना को लेकर। रिसेप में ऑलरेडी बोल दिया है कि इंडिया की जो प्रियोरिटीज़ थी उसे हमने ऑलरेडी अपने एजेंडा में इंक्लूड कर दिया है। रिसेप ने ऑलरेडी ये माना है, जैसे इंडिया के कई इशूज़ थे कि रूल्स ऑफ ओरिजिन पता होना चाहिए, जो आप गुड्स बेचते हो उसकी ओरिजिन कहाँ से ये उस पर क्लियर मेंशन होना चाहिए। अभी होता क्या है कि चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है कि अगर अपने रास्ते से अपने देश से सामान डायरेक्ट इंडिया में नहीं पहुँचा पाता तो दूसरे कंट्री के वाया पहुँचा देता है। सपोज अगर वो चाइना से डायरेक्ट इंडिया में सामान ला रहा है और हमने उस पर बहुत सारे टैरिफ लगा दिया तो वो क्या करेगा कि इंडिया के पड़ोसी देशों के पास बुला के डंप कर देगा अपने सामान। जैसे नेपाल में डाल दिया उसने, बांग्लादेश में डाल दिया उसने, म्यांमार में डाल दिया और वहाँ से वो इंडिया में भेज देगा। तो उसका मेन मोटो है कि इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना, जो बहुत बड़ा है। तो इंडिया ने इशू उठाया था कि इस तरह की चीज़ों से हमें बचने के लिए रूल ऑफ ओरिजिन पता होना चाहिए, यानी इक्विपमेंट कहाँ से है, वो जो गुड्स है या इक्विपमेंट जो भी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी ओरिजिन क्लियर होनी चाहिए ताकि हम उस पर उस हिसाब से टैरिफ लगा सकें। सर्विसेज का इशू इंडिया ने उठाया था कि सर्विसेज के लिए इस रिसेप में कोई जगह नहीं है जिसके बारे में हमें मार्ग तहसील है। हमारे पास सर्विसेज का भंडार है तो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस रिसेप से। तो इंडिया ने इशू उठाया था कि सर्विसेज के मुद्दे को इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि हमें भी इससे फ़ायदा हो सके। उसको उन्होंने इंक्लूड कर लिया रिसेप में। ई कॉमर्स का इशू उठाया था इंडिया ने, उसको भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया। यानी रिसेप हर हाल में चाह रहा है कि इंडिया को अपने पास रखा जाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर रिसेप को सक्सेस करना है तो इंडिया को अंदर लाना पड़ेगा, अदरवाइज रिसेप कोलैप्स हो जाएगा। जो टाइम बाउंड अपग्रेडेशन है नेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर का, वो एक सिर्फ इंडिया को ही फ़ायदा नहीं होता। इसकी वजह से इंडिया को फ़ायदा ये होगा कि जो आसियान कंट्रीज़ है उसके साथ इंडिविजुअल एग्रीमेंट भी इंडिया कर पाएगा। इंडिया को इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने से फ़ायदा होगा कि वो हर एक कंट्री के साथ, आसियान की जितनी भी कंट्री, अगर वो रिसेप में आ गया तो और अच्छी बात है। उसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो सबके साथ कर ही रहा है, उसके अलावा इंडिविजुअल कंट्री के साथ भी वो अपना एग्रीमेंट कर सकता है। ये उसे फ़ायदा मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत अगर बन गया, मैन्युफैक्चरिंग आप उसने डेवलप कर लिया तो उसे हर एक कंट्री में एक्सेस मिलेगा, वहाँ से वो कंट्री टू कंट्री कॉन्टैक्ट बना के अपने एग्रीमेंट कर सकता है और अपने सामानों को वहाँ बेच सकता है। जो रिसेप के मेंबर है उन्होंने
एक्सप्रेस किया था अपनी स्ट्रॉन्ग विल को। उनकी ये इच्छा थी, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि इंडिया को हर हाल में री इंगेज करना होगा रिसेप में। और ये इसलिए करना होगा क्योंकि चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया का रिसेप में होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया को आप रिसेप से बाहर रख ही नहीं सकते, इस बात को इंडिया अच्छी तरह से जानता है। तो राइटर अभी इसे कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये जो जियो और इकोनॉमिकल जो रीज़न बन रहा है, जो एक माहौल बन रहा है, इसमें हम इसे एशिया की एशिया लेड ऑर्डर बनना चाह रहे हैं, यानी एशिया का दशक बनाना चाह रहे हैं, न कि चाइना का। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हो रहा है वो चाइना का एग्रीमेंट हो रहा है, नहीं, ये एशिया का एग्रीमेंट हो रहा है। इससे एशिया को फ़ायदा होगा और एशिया में केवल चाइना नहीं है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो सभी कंट्री को फ़ायदा होगा। तो आत्मनिर्भर भारत जो हम बना रहे हैं, अगर हम इसे सिक्योर कर पाएँ तो आज की एशिया की कंट्री में जो कि एक उभरती हुई शक्ति है, इसमें हम अपने लिए थोड़ी सी जगह बना पाएंगे। तो राइटर इसके साथ इस बात को ख़त्म कर रहे हैं कि हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आत्मनिर्भर भारत बना तो जो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है, जो एशिया का ब्लॉक बनने वाला है, या जो अभी बन ही रहा है और अपने इनिशियल स्टेज में, तो इसमें हम भी अपने लिए एक अच्छी पोजीशन बना पाएंगे और एक सम्मान के साथ हम इसमें खड़े हो पाएंगे। और हम बोलेंगे कि जो एशिया की सदी थी उसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल था। तो इन बातों के साथ वो अपने बात को ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एशिया की सदी है, जिसे राइटर पूरी तरह से अपने एंगल से बताने की कोशिश की है, इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके होंगे और आपको पूरी तरह से एहसास हो गया होगा कि हाँ, ये आने वाले दिनों में सचमुच ये एशिया की सदी बनने वाली है। तो इस आर्टिकल में मुझे लगता है इससे ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ।